गुलाम साहब, एक सवाल इसमें ये बनता है कि अब जब ये पैसा आ रहा है तो ये पैसा कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा? क्या ये फिर वही 4, 5, 6, 10 मेट्रोज में कंसंट्रेटेड रहेगा, या जैसा थोड़ी देर पहले बमन साहब ने जिक्र भी किया था, उनकी एक रिपोर्ट भी आई थी जिसमें उन्होंने 60 शहरों का जिक्र किया, टियर 2, टियर 3, इनफैक्ट टियर 4 शहर भी उसमें शामिल थे। किस तरीके से जो ये फॉरेन इन्वेस्टर हैं, क्या ये उस गहराई में जाके रियल स्टेट को देख रहे हैं, या फिर जहां जीसीसीज हैं या बड़े सेंटर्स हैं या बड़े शहर हैं, वही 8, 10 सेंटर्स, उन्हीं में पैसा अटक जाएगा? देखिए इसका एकदम सीधा साधा जवाब थोड़ा सा आपको नाउम्मीद करेगा, लेकिन हकीकत ये है कि ये शुरुआत सिर्फ टॉप शहरों में ही होगी। वक्त लगेगा, और कितना वक्त लगेगा वो कहना इस समय थोड़ा दुश्वार है, हम्म। क्योंकि ये जो भी कैपिटल आ रहा है ये बिल्कुल दिस इज़ कॉमर्स, दिस इज इकोनॉमिक्स के जो पैसा आ रहा है उस पर वो ग्रोथ चाहते हैं, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट चाहते हैं। और वो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट की राइट नाउ आप जिन शहरों का जिक्र कर रहे हैं टियर 2 या टियर 3 शहरों में कोई बहुत ज़्यादा उम्मीद इस समय नहीं जागी है। अगर आगे चल के 15-20 साल बाद हालात दुरुस्त हों या चेंज तब्दीलियां आएँ जिसके चलते इन शहरों जिनका आप जिक्र कर रहे हो वहाँ पर भी इकोनॉमी इसी प्रकार बढ़ेगी जैसे टॉप 7-8 शहरों में बढ़ रही है, तो जाहिर सी बात है इन्वेस्टमेंट वहाँ भी जाएगा। लेकिन राइट नाउ वाई फॉरेन कैपिटल का कहाँ जिक्र कर रहे हैं? अगर आप भारतीय डेवलपर की ही बात कर लें या बमन से ही पूछ लें कि वो मुंबई के अलावा पूना या हैदराबाद के अलावा किसी और चौथे शहर में जाना चाहेंगे, जवाब आपको मिल जाएगा। तो अगर ये जवाब इतना सरल और सादा है तो उसमें ये उम्मीद करना कि बाहर से जो लोग आएंगे वो किसी 3rd टियर या 4th टियर शहर में भी पैसा लगाएंगे, ये मुझे लगता है सोचना भी दुरुस्त नहीं है। शुरुआत है ये टॉप कैपिटल जो 4-5 शहर हैं उनमें से शुरू होगा। उसके बाद धीरे धीरे जैसे इकोनॉमी पेनिट्रेट करती है, ग्रोथ पेनिट्रेट करती है, और भी उम्मीद होगी कि हम वहाँ पहुँचेंगे। लेकिन राइट नाउ बिल्कुल ये चंद, शायद 8 भी नहीं, शायद ये 3 या 4 शहरों तक ही सीमित रहेगा, ये मैं देख रहा हूँ। ओके, तो इस पे एक राय बमन साहब की भी ले लेते हैं। विपिन जी, देखिए, पहले तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है समझना कि नॉट ओनली पैसा बाहर से आएगा, हिंदुस्तान में भी काफी पैसा है। और जैसे गुलाम जी ने बताया, ये फैक्ट है। बाहर का पैसे की क्यों बात कर रहे हो? छोटे शहरों में से अच्छे डेवलपर्स मुंबई में आना शुरू हो गए हैं, और ये सारे मुंबई में अपना एक तरह का बेस बनाना चाहते हैं, क्योंकि ये सबसे बड़ी मार्केट है। करीबन 40% ऑफ द रिकग्नाइज्ड रेजिडेंशियल सेल्स बाय वैल्यू हमारे मुंबई और एमएमआर में हो रहा है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे आएंगे। लेकिन ये मैटर ऑफ टाइम है, गवर्नमेंट की पॉलिसीज अच्छी बनती जा रही है। और आप ऐसा मान लो कि अगर हम मुंबई को एक एपिसेंटर पकड़े तो मुंबई के आजू बाजू की जितनी एरियाज हैं वो डेवलप होना शुरू हो जाएंगी। वैसे ही दिल्ली, वैसे ही कलकत्ता, वैसे ही बैंगलोर। मेरा ये मानना है कि ऑल दीज सिटीज विल स्टार्ट ग्रोइंग पेरिफेरली, और ये ग्रोथ सूनर लेटर टियर 2, टियर 3 सिटीज में भी जाना शुरू हो जाएगा। और अगर मान लो कि फॉरेन पैसा अगर सिर्फ मेन सिटीज में रहना चाहे, तो डेवलपर्स, जो हिंदुस्तानी डेवलपर्स हैं, वो तो टियर 2, टियर 3 सिटीज में भी ज्यादा ध्यान देंगे ही। ये सारा इंफ्रास्ट्रक्चर का कमाल है। एंड आई एम वंस अगेन सेइंग कि जहां जहां इंफ्रास्ट्रक्चर पहुंचता है वहां वहां प्रॉस्पेरिटी जाती है, और जहां जहां प्रॉस्पेरिटी जाती है वहां वहां ग्रोथ होता है। अब एक बड़ा सवाल है, क्विकली मैं अपने बातचीत को एक सिरे पे ले जाऊं उससे पहले, कि ये जो पैसा आएगा, क्या ये प्राइसिंग पे किसी तरह का प्रेशर डालेगा? क्योंकि जैसा आपने भी कहा गुलाम साहब, कि भाई वो पैसा तो इसीलिए लग रहा है कि उस पर एक रिटर्न आए। ठीक है, उससे क्या बनेगी? उससे लग्जरी हाउसिंग बनेगी, उससे मिड इनकम हाउसिंग बनेगी, अफोर्डेबल में जाएगा नहीं जाएगा वो एक अलग बात है, लेकिन क्या इससे प्राइसिंग पे किसी तरह का प्रेशर आएगा? ये मैं नहीं मानता। ये मैं इसलिए नहीं मानता कि जो कैपिटल, फॉरेन कैपिटल आ रहा है, जैसा मैंने कहा कि इन्होंने दुनिया देख रखी है, ये जानते हैं कि कैपिटल को कैसे स्मार्टली इन्वेस्ट किया जाए और कैसे उसका रिटर्न एस्टैब्लिश किया जाए। हमारा जो हमारी तारीख बताती है कि इससे पहले हमारे काफ़ी सारे मसाइल महज इसलिए पैदा हुए हैं कि बहुत ज़्यादा ग्रीड मार्केट में आई। और चूंकि आज बमन साथ में है, मैं वो वर्ड डेवलपर इस्तेमाल नहीं करना चाह रहा, ग्रीड वहीं पर थी कि हम किसी तरह दामों को बढ़ाएं, चाहे मकान ना बिकें। तो अगर आपके एक महीने में मान लें 100 रुपए में 10 मकान बिक रहे हैं, तो आपने कहा अगले महीने में 120 करता हूं, चाहे 5 ही मकान बिकें। तो ये जो एक मेंटालिटी थी वो बहुत बदली है। आई थिंक बमन भी वो चीज़ का जिक्र कर रहे थे कि आज डेवलपर्स ये समझ रहे हैं कि वेलोसिटी ऑफ सेल्स को किस तरह मेंटेन किया जाए, बरकरार रखा जाए,
और केवल प्राइस राइज पर ही ग्रोथ फोकस ना हो, क्योंकि प्राइस राइज एक मकाम पर जाने के बाद अफोर्डेबिलिटी पर चैलेंज करना शुरू कर देता है, और जहाँ वहाँ जाने के बाद फिर मार्केट के लिए बहुत दुश्वारियां पैदा होती हैं, शायद गिरावट भी शुरू हो जाए। इट इज अ गुड थिंग। बमन साहब, अब आप दोनों से एक सवाल, इस पूरी बातचीत का हमारे दर्शकों के लिए, अब हमारे दर्शक में सभी तरह के लोग हैं, जिन्हें घर खरीदना है, जिन्हें निवेश भी करना है, वो रियल एस्टेट को समझना भी चाहते हैं, उनके लिए क्या टेक अवे है? तो रियल एस्टेट जो है वो एक रियल एसेट है, ये एक स्टेबल लॉन्ग टर्म एसेट है। मेरा मानना है कि हमारी जो हिंदुस्तान की वेल्थ है, करीबन 60% इसकी बढ़ोतरी जो हुई है वो रियल एस्टेट के जरिए हुई है। आपके बुजुर्गों ने लैंड ली, उस लैंड की वैल्यू आज बढ़ गई और उसका फायदा आपको मिल रहा है। इसी तरह से आप नए नए इन्वेस्टमेंट्स जो करें वो सही समझ के, रियल एस्टेट को सही समझ के करें। और इसमें मेरी ये समझ है कि नए नए एसेट क्लासेस जो आते हैं, रीट्स हैं, उसमें भी कर सकते हैं। और आपकी जैसे रिस्क टेकिंग एबिलिटी है वो हिसाब से आप नए शहरों में भी जाके इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं, नए नए टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। और रही बात, अगर आप एकदम स्टेबल रहना चाहते हो तो हमारी बड़ी सिटीज जितनी है वो तो है ही, जहां पे आप इन्वेस्टमेंट करके लॉन्ग टर्म रिटर्न्स पा सकते हैं। गुलाम साहब, आपका टेक अवे? मैं थोड़ा सा डिफ़र करना चाहूँगा। बमन मेरे बहुत अजीज़ दोस्त हैं, लेकिन चूंकि वो कॉन्फ्लिक्टेड पार्टी हैं, डेवलपर हैं, मेरा व्यू थोड़ा सा अलग है। मैं ये समझता हूँ कि रियल एस्टेट में जाने बूझे बगैर हाथ डाल देना ये बहुत ही गलत है। ये एक वो आग है जिसे आपने ठीक से नहीं समझा तो आपको जला सकती है, और वही आग है जो अगर आपने ठीक से परखा तो आपके सोने को कुंदन बना सकती है। ये चीज़ को समझना बहुत आवश्यक है कि जो एक तरह टिपिकल जो मेंटालिटी है, और बमन ने एक बहुत खूबसूरत बात कही, उन्होंने जिक्र किया है लैंड का। मान लें लैंड सोना है, लेकिन अगर आप मकान खरीद रहे हो और ये उम्मीद करते हो कि मकान में आपको उस तरह का डेवलपमेंट इंप्रूवमेंट मिलेगा जैसा लैंड में मिलेगा, तो आप गलत हो। मान लें कि जो आप मकान खरीद रहे हो उसमें सारे एग्रीगेटर से लेके लैंड ओनर से लेके डेवलपर्स ने तकरीबन सारे का सारा जूस जो इन्वेस्टमेंट का है वो हर खतरा निकाल लिया है, निचोड़ लिया है। अब जो आपके हाथ मकान आया है वो केवल एक ज़रूरत की चीज़ है। उस ज़रूरत की चीज़ को ज़रूरत की चीज़ ही समझ के आप उसमें अपना पैसा डालें, उसको निवेश के तौर पर ना देखें। निवेश के लिए दूसरे तरीके हैं। मान लें आपने अपने, जैसे रोटी कपड़ा और मकान कहते हैं, रोटी में आप निवेश नहीं करते, कपड़े में आप निवेश नहीं करते, तो मकान में क्यों? तो इस चीज़ को समझना आवश्यक है कि ये ज़रूरियात की चीज़ें हैं, ये निवेश के तौर पर इसको देखना थोड़ा सा खतरनाक हो सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों ही मेहमानों का, क्योंकि आपने काफ़ी बढ़िया, गहरी और ऐसी बात की जो हमारे दर्शकों को बिल्कुल कनेक्ट कर गई होंगी। लेकिन जो आपने अंत में एक बड़ा मुद्दा छोड़ दिया है आप दोनों ने, उसके लिए फिर से एक बार बैठना होगा। पूरा का पूरा शो, पूरी की पूरी चर्चा रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट पर ही की जाएगी। फिलहाल के लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद, और हमारे तमाम दर्शकों का भी जिन्होंने ये शो देखा। आई होप कि द रियल एसेट शो में आपको एक रियल एसेंस भी मिला होगा। ज़रूर बताइएगा हमें, लेकिन अपनी मुलाकात हर हफ्ते होती रहेगी। फिलहाल अपना ध्यान रखिए। नमस्कार।